हम लोग कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी के सीरीज़ को पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने ये देखा था कि इंडियन इकोनॉमी को कुल 14 से 15 यूनिट में बांट करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। और सबसे पहला यूनिट हमारा क्या था, मनी। हमने डिसाइड किया था कि मनी यूनिट को पढ़ेंगे और उस यूनिट में अब तक हमने जो पढ़ लिया है उस बात को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने डेफिनेशन ऑफ मनी को पढ़ लिया है, फंक्शन ऑफ मनी को पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ मनी को पढ़ लिया है, मनी इशूइंग सिस्टम को पढ़ लिया है, फिर कॉइन इशूइंग सिस्टम इन इंडिया को पढ़ा और उसके बाद पेपर नोट्स इशूइंग सिस्टम इन इंडिया को पढ़ा। ठीक है, अब जो हमारा है कि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंडियन पेपर नोट्स। मतलब कि इंडियन पेपर नोट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। यह जो कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में जनरल अवेयरनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो आज हम लोग जिस पॉइंट को पढ़ने वाले हैं उस पॉइंट में सबसे पहला होगा कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर। जो किसी भी पेपर नोट्स को अगर उठाओगे, इंडियन पेपर नोट्स को, उस पर लिखा रहता है, उसके क्या मायने हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी सीरीज नोट्स क्या है, उसके कौन कौन से फीचर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्टार सीरीज नोट्स क्या होते हैं और उसके कौन कौन से फीचर होते हैं। उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे कि जब कभी भी नोट पुराने हो जाते हैं या किसी भी प्रकार से फट गया, कट गया, जल गया, तो उस प्रकार के नोट्स के साथ क्या करें। क्या उस प्रकार के नोट को बदलने के लिए आरबीआई ने किसी प्रकार का प्रावधान किया है, तो इसका जवाब है यस। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के सवालात अब इंडियन पेपर नोट्स के बारे में आपके मन में उठता है, लेकिन वह सवाल हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उन सब सारी बातों को नहीं पढ़ेंगे केवल। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट। अगर वो मान लीजिए कि 10 रुपये का नोट हो तो उस पर ये लिखा होता है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर 10 रुपीज़। अगर वो 50 रुपये का नोट्स हो तो उस पर ये लिखा होता है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर 50 रुपीज़। या फिर अगर सिंपल सी बात करें तो जितने रुपए डिनोमिनेशन का वो नोट रहता है उस पर उतना अमाउंट लिखा रहता है और उस पर ये लिखा होता है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो यहाँ पे ये लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ और इतने रुपए से मतलब क्या होता है, इतने रुपए से मतलब ये है कि जितने रुपए के डिनोमिनेशन का नोट होगा उस पर उतना रुपए लिखा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो सबसे पहली चीज़ ये जान लेते हैं कि यह पेपर नोट्स में कहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी पेपर नोट्स को अगर आप लोगे, चाहे वो 5 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 10 रुपये का हो या फिर 100 रुपये का नोट्स हो, अगर उसके फ्रंट साइड में गांधी जी का फोटो बीचों बीच होता है, उसके बगल में सिक्योरिटी थ्रेड होती है और उसके बाद यहाँ पे हिंदी में लिखा होता है कि मैं धारक को कितने रुपए देने का वचन करता हूँ, जितने डिनोमिनेशन का नोट होगा उतना रुपये उस पर लिखा होता है। उसके बाद वहाँ पे हिंदी में साइन होगा। उसके बाद फिर इंग्लिश में यहाँ पे वही चीज़ लिखा होता है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट और उसके नीचे में गवर्नर का साइन होगा और उसके बाद आरबीआई का सील होगा। यहाँ पे वाटर मार्क होगा और यहाँ पे फ्लोरेसेंस वगैरह होगा। हम लोग जब इंडियन पेपर नोट्स के सिक्योरिटी फीचर पढ़ेंगे वहाँ पे तत्काल चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हमारा फोकस है वो फोकस ये है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट कहाँ पे लिखा होता है। ठीक है ना, यह एक सामान्य जानकारी है जो एक सामान्य लोगों को आपको नोटिस करना होना चाहिए। ये यूपीएससी इंटरव्यू में आपसे इस प्रकार की सवाल पूछा जा सकता है। जहाँ तक कि यूपीएससी पीटी की बात है, मेंस में तो इससे कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं देखती है, लेकिन पीटी में इससे सवाल बन सकता है। वहाँ पे आपसे यह पूछा जा सकता है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसके 3 मतलब निकलते हैं, उसको हम लोग बारी बारी से करके देखते हैं। तो जो सबसे पहला जो इसमें मतलब निकलता है वह मतलब यह निकलता है कि जो इंडियन पेपर नोट्स हैं वो क्या है, एक प्रोमिसरी नोट है। ठीक है ना, यह एक प्रोमिसरी नोट है। इस बातों को मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सारी बातें आपको पीडीएफ में लिखा हुआ है। आप पीडीएफ में जा करके देखोगे, सारी बातें मिल जाएगी, आप उसको समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहला जो है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट, इसका मतलब क्या निकलता है। तो इसका मतलब जो सबसे पहला मतलब वो यह निकलता है कि जो इंडियन पेपर नोट्स होते हैं वो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। क्यों होते हैं कि प्रोमिसरी नोट्स वैसे प्रकार के एग्रीमेंट या कागजात को बोलते हैं जहाँ पे पेयर जो है पेई को किसी भी
अमाउंट की भुगतान करने का वादा करता हो, तो वैसे प्रकार के एग्रीमेंट या पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट्स बोलते हैं। और जब हम इंडियन पेपर नोट्स को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे ये बीचों बीच जो गांधी जी के बगल में होता है वहाँ पे यही बातें लिखी होती है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट, या फिर मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जितने भी इंडियन पेपर नोट्स होते हैं सारे के सारे प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, क्योंकि उस पर आरबीआई गवर्नर एक प्रकार का वचन देता है कि जो भी उसके धारक होंगे, जो उसको अपने पास रखता हो, उसको उतने अमाउंट के फिएट मनी को देने का। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा बात ये हो गया कि इससे डिनोमिनेशन का भी पता चलता है कि वो कितने रुपए का है। अगर इस पर ये बातें लिखी हुई है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर 10 रुपीज़, इसका मतलब है कि उस इंडियन पेपर मनी का जो डिनोमिनेशन है वो 10 रुपये होगा। यह बात ठीक है कि पेपर नोट्स पे पहले ही बड़े बड़े अक्षरों में उसके डिनोमिनेशन को लिखा होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये वाली जो प्रोमिस है उससे भी ये पता चलता है कि किसी भी पेपर नोट्स का डिनोमिनेशन कितना है। ठीक है, तो दो बातें निकल गई। और तीसरा जो है, जो बातें निकल के आती है, इसका मतलब वो थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। इससे तीसरा जो मीनिंग निकलता है वह यह निकलता है कि जब कभी भी पब्लिक, या फिर बोल सकते हो धारक, या फिर इंग्लिश में इसको बियरर, जो पैसे को रखेगा, बियरर आरबीआई के पास पेपर नोट्स लेकर पेपर नोट्स को बदलने के लिए जाएगा तो आरबीआई उस नोट को फिएट नोट से बदलने के लिए बाध्य है, परंतु वह नोट स्मॉल डिनोमिनेशन का होना चाहिए, स्मॉल डिनोमिनेशन का होना चाहिए। ठीक है ना। इसका सिंपल सा मतलब है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट। इसका जो तीसरा मीनिंग है, इसका मीनिंग यही है कि जब कभी भी जो बियरर है, जो धारक है, कोई भी नोट को लेकर के आरबीआई के पास अर्थात अपने सेंट्रल बैंक के पास जाएगा तो उस आरबीआई को यह चीज़ उसके लिए बाध्यकारी होगा कि उस नोट्स को फिएट नोट से बदले, लेकिन उसका जो डिनोमिनेशन होना चाहिए क्या होगा, वह उससे छोटा होगा। जैसे कि मान लो कि कोई 100 रुपये लेकर के गया तो आरबीआई उसको 50 गुना 2 बराबर 100 रुपये में इस टाइप से बदल करके दे सकता है, 2 50 के नोट से बदल के दे सकता है। हो सकता है वो 50 का एक नोट दे और फिर वह 10 का 5 नोट दे करके आपको टोटल 100 रुपये वापस कर दे। ठीक है, हो सकता है कि वह आपको 2 रुपये के 50 नोट दे करके बदल दे, या फिर हो सकता है कि 1 रुपये के 100 सिक्के से बदल करके आप लोगों को दे दें। तो कहने का मतलब है कि जब कभी भी आप पेपर नोट्स को लेकर के जाते हो तो आरबीआई इस बात के लिए बाध्य होता है कि वह उसको फिएट मनी से बदलेगा, लेकिन वह फिएट मनी क्या होना चाहिए, उससे स्मॉल डिनोमिनेशन को होना चाहिए। और फिएट मनी का मतलब हम लोग जानते हैं भारत में 2 ही जो मनी है, फिएट मनी है, एक पेपर मनी और दूसरा है कॉइन। लेकिन फिएट मनी से बदलेगा, लेकिन वो फिएट मनी क्या होना चाहिए, डिनोमिनेशन में जिस नोट को आप बदलने जा रहे हो उससे वो छोटा होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने वाली है कि ठीक है कि इंडियन पेपर नोट्स को आरबीआई बदलती तो है, लेकिन इस पेपर नोट्स को गोल्ड या फॉरेन करेंसी से नहीं बदलती है। जब कभी भी किसी भी पेपर नोट्स को सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी अथवा गोल्ड से बदलने के लिए बात होती है तो वैसे नोट्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबल मनी बोलते हैं। लेकिन अगर इंडिया के केस में देखेंगे तो जो हमारा पेपर नोट्स है उसको आरबीआई बदलती तो है, लेकिन वो क्या है कि वो गोल्ड अथवा फॉरेन करेंसी से नहीं बदलती है, वो फिएट मनी से बदलती है। तो यहाँ पे आपको एक बात, ये सवाल यूपीएससी पूछ सकती है कि क्या इंडियन पेपर नोट्स
फिएट मनी, ये सॉरी कन्वर्टिबल मनी का उदाहरण है, तो आपको शायद ये लग सकता है कि यह एक कन्वर्टिबल मनी का उदाहरण है, लेकिन जो इंडियन पेपर नोट्स है कन्वर्टिबल मनी का उदाहरण नहीं है। ठीक बात है, यह बात सही है कि इसको आरबीआई बदलने के लिए बाध्य है, लेकिन वह फिएट नोट से बदलती है, न कि गोल्ड अथवा फॉरेन करेंसी से बदलती है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट जो है उस बात को हम लोग को लिख लेना चाहिए कि इंडियन पेपर नोट्स कन्वर्टिबल मनी का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसे आरबीआई या सेंट्रल बैंक गोल्ड अथवा फॉरेन करेंसी से नहीं बदलती है। तो अगर हम लोग इसको रिकॉल करने की कोशिश करें फटाफट, तो क्या है कि आई प्रोमिस टू पे द बियर है, किसी भी नोट के फ्रंट साइड पे गांधी जी के दाएं साइड में होता है। ठीक है, और वहाँ पे दो भाषा में लिखा होता है, एक हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद हमने ये समझा कि जो मेन इंपॉर्टेंट हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है वो यह है कि आई प्रोमिस टू पे द बियर दिस अमाउंट का मतलब क्या है, तो उसके 3 मतलब निकलते हैं। पहला मतलब तो ये है कि यह एक प्रोमिसरी नोट है। क्यों प्रोमिसरी नोट है? क्योंकि उस पर आरबीआई ने अपने जो भी धारक है उससे यह वादा करता है कि मैं उसको कुछ रुपए का भुगतान करूंगा जब आप मुझे वो दोगे। ठीक है, दूसरी बात इससे यह निकलता है, यह भी पता चलता है कि पेपर नोट्स का डिनोमिनेशन कितना है। हालांकि उस पर बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में डिनोमिनेशन लिखे होते हैं, लेकिन उसके अलावा यह बात भी इस बात की चिक चिक करके इस बात की संकेत देता है, यह हमें बताता है कि इस पेपर नोट्स का डिनोमिनेशन कितना है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इसका मतलब यह होता है कि जब कभी भी जो जनता या धारक या पब्लिक आरबीआई के पास नोट को बदलने के लिए जाएगी, तो आरबीआई क्या है उस नोट को बदलने के लिए बाध्य होगी, बाध्यकारी होगा आरबीआई के ऊपर, लेकिन वह उस पेपर नोट्स को फिएट मनी से ही बदलेगी। ठीक है, उसको गोल्ड अथवा करेंसी से, फॉरेन करेंसी से नहीं बदला जाएगा, वो फिएट मनी से बदला जाएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें यह है कि वह फिएट मनी क्या होना चाहिए, डिनोमिनेशन में उस नोट से कम होना चाहिए जिस नोट्स को हम लोग बदलने के लिए गए हैं। ठीक है, और चौथा और अंतिम पॉइंट इसमें जो पीटी के लायक है वह यह है कि क्या इंडियन पेपर नोट्स कन्वर्टिबल मनी है। तो यहाँ पे देखने से तो ऐसा लगता है कि कन्वर्टिबल मनी है क्योंकि आरबीआई बदलती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह कन्वर्टिबल मनी नहीं है, क्योंकि कन्वर्टिबल मनी का जो डेफिनेशन होता है वो यह कहता है कि वैसा मनी जिसको आरबीआई गोल्ड अथवा फॉरेन करेंसी से बदलने के लिए बाध्य हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे केस में जो है इंडियन पेपर नोट्स के केस में है कि जो आरबीआई है इंडियन पेपर नोट्स को गोल्ड अथवा फॉरेन करेंसी से नहीं बदलती है, बल्कि वो फिएट मनी से बदलती है। इसलिए जो इंडियन पेपर नोट्स है वो किसका एग्जाम्पल है, ये कन्वर्टिबल मनी का उदाहरण नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी सीरीज नोट्स के बारे में देख लेते हैं, यह भी जानना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी कोई सवालात बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं आगे में महात्मा गांधी सीरीज नोट्स। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं महात्मा गांधी सीरीज नोट्स को पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी सीरीज नोट्स के जो संबंध में जो बातें बड़ी ही रोचक हैं और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि महात्मा गांधी सीरीज नोट्स क्या है। तो सिंपल सा महात्मा गांधी सीरीज नोट्स वैसे नोट्स को बोलते हैं जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर हो, उसको हम लोग महात्मा गांधी सीरीज नोट्स कहते हैं। अब जो एक महत्वपूर्ण जो बात जानने वाली है वह बात यह है कि 1996 से पहले किसी भी इंडियन पेपर नोट्स पे महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं थी। उससे पहले जितने भी नोट थे उस पे लायन कैपिटल की तस्वीर थी। अब लायन कैपिटल क्या है, तो आप सभी ने अशोका स्तंभ को देखा होगा, और अशोका स्तंभ के ऊपर जो 4 शेर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लायन कैपिटल बोलते हैं। तो 1996 से पहले जितने भी पेपर नोट्स थे उस पर क्या था कि लायन कैपिटल का तस्वीर था, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते थे, लायन कैपिटल सीरीज नोट्स। लेकिन 1996 के बाद में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने आरबीआई एक्ट का अपना
यूज करते हुए इसके डिज़ाइन में बदलाव लाया और लायन कैपिटल के जो तस्वीर को हटा करके महात्मा गांधी की तस्वीर को लगा दिया। तब से जा करके जो इंडियन पेपर नोट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी सीरीज नोट्स कहते हैं। तो डेफिनेशन बड़ा ही आसान है, इसके बारे में जितनी भी तमाम बातें आपको पीडीएफ में बड़ा ही रोचक तरीके से और बड़ा ही डिटेल में लिख दिया गया है, तो इसलिए मैं इस चीज़ों को लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि उतना बहुत ही इसमें समझने वाली बहुत कुछ बात नहीं है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात ही है जो कि आपको वैसे भी समझ लोगे, पीडीएफ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है डेफिनेशन में सिंपल सी बात है कि वैसे नोट्स, इंडियन पेपर नोट्स जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी सीरीज नोट्स कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। दूसरी बात, अब इसमें आगे देखें तो हम लोग ये देखेंगे कि इसे स्टार्ट कब किया गया था। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसे 1996 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद इसके डिज़ाइन में महात्मा गांधी के जो तस्वीर है वो तो आज भी बना हुआ है, लेकिन इसके डिज़ाइन में कुछ कुछ बदलाव किया गया है। तो उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण बदलाव था, अमेंडमेंट था, वो हम लोग अगर देखने की बात करेंगे महात्मा गांधी सीरीज नोट्स में, तो वो 2005 में किया गया था। और अगला जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है महात्मा गांधी सीरीज नोट में, वो 2016 में किया गया था, जब मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण किया था। तो उसके बाद जितने भी नोट्स को छापे गए थे तो वहाँ पे वो अलग डिजाइन में छापे गए थे, हालांकि उसमें महात्मा गांधी की फोटो इमेज तब भी थी। ठीक है, अब 2016 के बाद जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर तो है, लेकिन उसके डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव कर दिया गया है, उसमें काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स डाल दिए गए हैं। इसलिए 2016 के बाद जो महात्मा गांधी सीरीज के जो नोट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2016 के बाद से इसे हम लोग बोलते हैं आफ्टर 2016, इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी न्यू सीरीज नोट्स। तो महात्मा गांधी न्यू सीरीज नोट्स क्या है, तो सीधा सा बात है कि जो महात्मा गांधी सीरीज नोट्स है उसी का यह एक संवर्धित रूप है, या फिर बोल सकते हैं कि उसका जो अमेंडमेंट किया गया वो एक रूप है, उसी को इम्प्रूव्ड वर्जन हम लोग बोल सकते हैं कि यह महात्मा गांधी सीरीज नोट्स का इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसमें कि 2016 में कुछ बदलाव ला करके उसमें एडिशनल सेफ्टी फीचर्स डाले गए हैं, जो सेफ्टी फीचर्स पुराने वाले नोट्स में नहीं थे। ठीक है, तो इंडियन पेपर नोट्स के क्या क्या सेफ्टी फीचर है उस सब के बारे में चर्चा हम लोग स्टार सीरीज नोट्स पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में कि इंडियन पेपर नोट्स के से क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो महात्मा गांधी सीरीज नोट्स में बस इतना ही जानना था कि महात्मा गांधी सीरीज नोट्स वैसे नोट्स को बोलते हैं कि जिसके ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर हो। 1996 से पहले किसी भी इंडियन पेपर नोट्स पे महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं थी, उससे पहले लायन कैपिटल की इमेज थी, इसलिए हम लोग उसको लायन कैपिटल सीरीज बोलते हैं, सीरीज नोट्स बोलते हैं। इसमें 2005 में और 2016 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और 2016 के बदलाव के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी न्यू सीरीज नोट्स बोलते हैं। इसमें कई प्रकार के सेफ्टी फीचर्स वगैरह डाले गए। इस सेफ्टी फीचर्स वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा आगे के लेक्चर में करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो अगला हम लोग देख लेते हैं कि स्टार सीरीज नोट्स क्या है। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्टार सीरीज नोट्स क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि स्टार सीरीज नोट्स है क्या। तो सिंपल सी बात है, स्टार सीरीज नोट्स को समझे उससे पहले हम लोग नोट्स के सीरियल नंबर को समझ लेते हैं, तब आपको स्टार सीरीज नोट्स बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नोट्स अगर भारत का नोट्स है, पेपर नोट्स है, उसको आप उठाओ तो यहाँ पे कुछ नंबर और डिजिट लिखे होंगे, यहाँ पे कुछ नंबर और डिजिट लिखे रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियल नंबर ऑफ नोट्स बोलते हैं। ये सीरियल नंबर क्या बताता है, ये सीरियल नंबर ये बताता है कि इसको कौन सा नंबर के रूप में इस नोट्स को हम लोगों ने इशू किया है। जो सबसे पहला नोट्स होगा उस पर 00001 लिखा होगा, उसके बाद जो नोट होगा 0002 लिखा होगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे नए नोट्स जारी किए जाते हैं उसका सीरियल नंबर वो आगे करके बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर का मतलब आप गेम समझ गए कि सीरियल नंबर ये बताता है कि कौन सा नोट कितनावें नंबर पे उसको जारी किया गया है। ठीक है, अब इस जो सीरियल नंबर आता है इसके हम लोग कुछ स्ट्रक्चर को देख ले तो यहाँ पे देखिए कि कोई अगर नोट्स 50 रुपये से लेस है तो वहाँ पे 9 डिजिट का, ठीक है ना, 9 डिजिट का वो क्या होगा,
सीरियल नंबर होगा। अगर 50 से वो अधिक है तो यहाँ पे 11 डिजिट का यहाँ पे सीरियल नंबर होगा। अगर हम लोग आगे इसमें देखने की कोशिश करें तो इसमें यह पता चलता है कि यह जो सीरियल नंबर होता है वो 2 टुकड़े में लिखा होता है। पहला टुकड़ा जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, और दूसरा टुकड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियल नंबर बोलते हैं। इस प्रीफिक्स में पहला जो सिंबल होता है वह लेटर में डिजिट के रूप में होता है और अगला 2 वो लेटर के रूप में रहता है। और सीरियल नंबर जो जैसे कि 50 वाले में शेष 6 बच गए और 50 से ऊपर वाले में 8 बच गए, वो किस में होता है, वो डिजिट में होता है। ठीक है। जो नॉर्मल नोट रहता है उसमें केवल प्रीफिक्स लिखा रहता है और सीरियल नंबर लिखा रहता है, लेकिन जो स्टार सीरीज नोट होता है उस स्टार सीरीज नोट में ये प्रीफिक्स और सीरियल नंबर के बीच में स्टार का सिंबल लगा होता है। तो वैसे ही नोट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार सीरीज नोट्स बोलते हैं। अब तो ये बात होगी कि स्टार सीरीज नोट्स कहते किसको, तो सिंपल सी बात है, वैसा नोट्स जिसके प्रीफिक्स और सीरियल नंबर के बीच में स्टार लगा हो उसको स्टार सीरीज नोट्स बोलते हैं। दूसरी बात अगर इसमें ध्यान देने वाली है वो यह है कि स्टार सीरीज नोट्स जो होती है हर प्रकार से नॉर्मल नोट्स के समान ही होती है, चाहे वो उसका लीगल टेंडर स्टेटस हो, चाहे वो उसका क्वालिटी हो, साइज हो, डिजाइन हो, हर प्रकार से ये नॉर्मल नोट्स की तरह ही आपको दिखने वाला है। ठीक है। तो 2 पॉइंट होगी। तीसरा पॉइंट है कि जब वो सब तरीके से नॉर्मल नोट्स की ही तरह है तो फिर उसको बनाने का क्या फ़ायदा है, क्या वो सच में हर तरह से नॉर्मल नोट्स की ही तरह है। तो ठीक है कि वो लगभग हर एक क्वालिटी में नॉर्मल नोट्स की तरह ही है, लेकिन एक क्वालिटी में वो क्या है, नॉर्मल नोट्स से वो अलग है। वो जो फीचर है वो यह है कि इस नोट को डिफेक्टेड प्रिंटेड नोट्स को बदलने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई सिंपल सी बात पूछ दे कि स्टार सीरीज नोट्स क्या है, तो आप एक शब्द में जवाब दोगे कि वैसा नोट्स जिसके प्रीफिक्स और सीरियल नंबर के बीच में स्टार लगा हो उसको स्टार सीरीज नोट्स बोलते हैं। वो हर तरीके से, चाहे वो क्वालिटी की बात हो या फिर उसके डिज़ाइन की बात हो या फिर उसकी साइज की बात हो या फिर उसके लीगल टेंडर स्टेटस की बात हो, सब तरीक़ा से वह नॉर्मल नोट्स की ही तरह होता है। लेकिन इस नोट्स और नॉर्मल नोट्स में जो डिफरेंसेस है वह एकमात्र डिफरेंसेस है वो यह है कि इस नोट्स को डिफेक्टेड प्रिंटेड नोट्स को बदलने के लिए यूज किया जाता है। अब इस बात को समझ लेते हैं कि इसको डिफेक्टेड प्रिंटेड नोट्स को बदलने के लिए किस प्रकार से यूज किया जाता है, ये समझने वाली बातें हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि यूपीएससी में इसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जब कभी भी आरबीआई नोट को प्रिंट करती है तो सबसे पहला बात तो यह वो सीरियल नंबर में क्या करती है, नोट को प्रिंट करती है। दूसरी बात वह 100 के गड्डी में क्या करती है, बंडल में नोट्स को जारी करती है। अगर मान लो कि किसी भी कारण से उसमें से एक नोट डिफेक्टेड हो गया तो नंबर को सीरीज को मिलाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से उस नोट्स को छापना पड़ेगा। अगर वो उस नोट्स को छापे, उस डिजाइन को फिर से बनाए, तो इसमें कॉस्ट आरबीआई को बहुत ज़्यादा लग जाती है। इससे बचने के लिए वो क्या करती है कि जब कभी भी जो डिफेक्टेड नोट्स निकलता है उस नोट्स को वो हटा देती है और उसके बदले में नए नोट को सेम सीरियल नंबर के नोट से नहीं छापती है, बल्कि जो पहले से ही वह स्टार सीरीज नोट्स को छाप के रखे रहती है, उस नोट्स को जो बंडल था उसमें डिफेक्टेड नोट की जगह पे रख देता है और उसके ऊपर वो मोहर लगा देता है कि इसके अंदर में एक डिफेक्टेड नोट्स था। तो अब बातें आपको समझ में आ गई होगी कि स्टार सीरीज नोट्स जो होते हैं हर तरीके से नॉर्मल नोट्स की तरह होता है, लेकिन उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, डिफेक्टेड प्रिंटेड नोट्स को बदलने के लिए करते हैं। उसको इसलिए बदलने के लिए करते हैं हम लोग यूज, क्योंकि अगर हम लोग सेम सीरियल नंबर के नोट्स को फिर से बनाने जाएंगे तो हमें क्या होगा, काफ़ी कॉस्ट और आरबीआई को काफ़ी कॉस्ट लग सकता है। इसलिए वो क्या करती है कि इस कॉस्ट से बचने के लिए पहले से वो स्टार सीरीज नोट्स को बना के रखती है। जैसे वो डिफेक्टेड उसको नज़र आता है
वो डिफेक्टेड नोट्स को हटा देती है बंडल से और फिर स्टार साइज नोट्स को बंडल में डाल देती है, और डालने के बाद क्या होता है उसके ऊपर वो एक बंडल के ऊपर मोहर लगा देती है कि भाई इसमें एक नोट्स डिफेक्टेड था जिसको कि हमने स्टार साइज नोट से बदल दिया। और ये सारी के सारे जो सिस्टम है ये इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ कहीं भी हो सब जगह इसी प्रकार के नोट बदलने, डिफेक्टेड नोट को एक्सचेंज करने का सिस्टम यही है पूरे ही दुनिया में। अब यूपीएससी इसमें सवाल किस तरीके से पूछ सकती है, तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि सीधा वो ये लाइन उठा करके दे सकती है, ठीक है ना, ये लाइन भी सीधा उठा करके दे सकती है कि स्टार सीरीज नोट्स क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द स्टार सीरीज नोट्स इन इंडिया। ये चीज़ पूछ सकती है, यह नोट्स वैसा नोट जिसके सीरियल नंबर के बीच में क्या हो, स्टार सीरीज नोट्स कहते हैं। दूसरा बात ये लिख सकती है कि यह हर प्रकार से नॉर्मल नोट्स की ही तरह होता है, चाहे वो क्वालिटी साइज हो, लीगल टेंडर स्टेटस हो। और दूसरा इसके यूजेस के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि इसको स्टार सीरीज नोट्स को हम लोग क्या करते हैं, डिफेक्टेड प्रिंटेड नोट्स को बदलने के लिए यूज किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा ये भी लिखा जा सकता है कि स्टार सीरीज नोट्स की जो सिस्टम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नोट्स बदलने की प्रक्रिया है उसी से इस सिस्टम को लिया गया है। तो इस प्रकार से स्टार सीरीज नोट्स आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके जिज्ञासा को शांत करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि म्यूटिलेटेड नोट्स और सॉइल नोट के साथ क्या करें। यह भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर किसी प्रकार जो हमारे पास नोट्स है वह नोट्स किसी प्रकार से म्यूटिलेटेड हो गया या फिर सॉइल्ड हो गया तो उसका हम लोग क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि म्यूटिलेटेड नोट्स बोलते किसे हैं। तो म्यूटिलेटेड नोट्स मतलब कि खराब नोट्स, उसे हिंदी में बोल सकते हैं। तो म्यूटिलेटेड नोट्स उस नोट्स को बोलते हैं जो किसी प्रकार से कट गया हो, फट गया हो, उसके ऊपर स्याही गिर गया हो या फिर उसके ऊपर किसी ने कुछ लिख दिया हो, तो उस प्रकार के नोट को म्यूटिलेटेड नोट्स बोलते हैं। इसके अलावा किसी नोट को यूज करते करते वो पुराना हो गया हो तो उसे भी हम लोग म्यूटिलेटेड नोट्स बोलते हैं। सॉइल नोट का मतलब होता है जिसके ऊपर मिट्टी वगैरह लग करके ख़राब हो गया हो, उसे हम लोग सॉइल नोट्स बोलते हैं। अब ये एक सवाल यह उठता है कि अगर इस प्रकार के कोई नोट्स हमारे साथ ख़राब हो गया तो उसके साथ क्या करें। क्या वह चलना बंद हो जाएगा या फिर वह पूरे तरीके से अनुपयुक्त हो जाएगा, उसका हम लोग कोई यूज नहीं कर सकते, या फिर उसका हम लोग एक्सचेंज करके नए नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अगर आपके पास कोई नोट्स है और वह म्यूटिलेटेड या सॉइल्ड हो गया तो उसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह अनुपयुक्त नहीं होता है, बल्कि आप आरबीआई के पास जा करके एक नियम के तहत आप क्या कर सकते हो, नोट की बदली कर सकते हो। तो नोट को बदलने के लिए आरबीआई नोट रिफंड रूल 2009 बनाया है, और इस रूल के अंतर्गत उसने कुछ प्रावधान किए हैं जिस प्रावधान के तहत, जिस सिस्टम के तहत आप जो है म्यूटिलेटेड अथवा सॉइल नोट्स को जाकर के बदल सकते हैं। तो इसमें प्रावधान ये है कि प्रत्येक बैंक, एवरी बैंक क्या करेगी, एक सेपरेट काउंटर खोलेगी और उस सेपरेट काउंटर का नाम क्या रखेगी, नोट रिफंड काउंटर नाम रखेगी। और इस काउंटर पे नोट रिफंड काउंटर का जो है एक बोर्ड भी लगाएगी ताकि कोई भी अगर कस्टमर उस बैंक में आता है तो उसे इस काउंटर की जानकारी मिल जाए और पब्लिक अवेयरनेस बढ़े। तो सबसे पहला रूल ये है कि प्रत्येक बैंक एक सेपरेट काउंटर बनाएगी, उस सेपरेट काउंटर का नाम नोट रिफंड काउंटर नाम रखेगी, और उस काउंटर पे नोट रिफंड काउंटर का बोर्ड भी लगाएगी ताकि अगर उस बैंक में विजिट करने वाले सारे पब्लिक को इसके बारे में पता चल सके। इसका काम यह होगा कि यह पब्लिक से नोट को एक्सचेंज करेगी, ठीक है ना। और यह एक्सचेंज जो होगा वह किसके अनुसार होगा, तो नोट रिफंड रूल 2009 के तहत। अब इसमें यह बात होती है कि अगर हमने कोई म्यूटिलेटेड नोट्स के लेकर के आए तो उसके रिफंड में हमें पूरा पैसा मिलेगा कि आधा मिलेगा कि 10% मिलेगा, कितना मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रिफंड
में कि कितना मिलेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वह नोट कितना म्यूटिलेटेड है। अगर वो बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटेड है तो 10% मिलेगा, उससे कम म्यूटिलेटेड है तो 20%, उससे कम है तो 50, उससे कम है तो 60, 70, 80, 90। अगर वह बहुत ही थोड़ा सा म्यूटिलेटेड है तो किसी किसी केस में 100% मिलने की संभावना होती है। तो ये है कि म्यूटिलेटेड और सॉइल नोट्स के साथ क्या करें। तो सिंपल सी है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई म्यूटिलेटेड अथवा सॉइल नोट्स मिलता है तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसको बदलने के लिए आरबीआई ने आरबीआई नोट रिफंड रूल 2009 बनाया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को अपने बैंक के प्रीमाइसेस में सेपरेट काउंटर खोलने हैं, जिसका नाम नोट रिफंड काउंटर रखना है। वहाँ पे पब्लिक जाकर के नोट को एक्सचेंज कर सकती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह नोट कितना म्यूटिलेटेड हुआ है, उस हिसाब से तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है कि हम लोग आगे करेंगे कि नोट्स के सेफ्टी फीचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।